हेलो, आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी आर चौधरी। आज अपन डिस्कस करेंगे एक बहुत ही गंभीर बीमारी जो हर एक जीवित मनुष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर के आई है और कुछ क्षेत्रों में ये बीमारी बहुत गंभीर रूप में फैली हुई है। और वो बीमारी है कैंसर। कैंसर बहुत ही घातक और घातकता उसकी इतनी है कि यदि किसी में मैलिग्नेंसी के साथ कैंसर हुआ है तो मृत्यु दर अर्थात मोर्टेलिटी रेट लगभग 95 से अबो प्रतिशत तक रहती है। 95 से अबो प्रतिशत यानी से अधिक प्रतिशत तक मोर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर रहती है। तो आज अपन इस कैंसर होता क्यों है, कैंसर के क्या लक्षण है, कैंसर के क्या निदान है, कैंसर के क्या उपचार है, अर्थात आप कैंसर से कैसे कैसे बच सकते हैं, और कैंसर यदि किसी को हो जाता है तो वो कितने प्रकार का कैंसर रहता है और उनकी उत्पत्ति होने के कारण क्या क्या है, वो सारे कारण आप जान करके कैंसर उत्पत्ति से बच सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो पर कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आप स्टडी करेंगे। सबसे पहले कैंसर होता क्या है, अर्थात कैंसर किससे संबंधित है, कैंसर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कैंसर की परिभाषा की बात करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है और यदि सरल शब्दों में कहूं तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर कहलाता है, अर्थात अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल आल्सो कॉल्ड कैंसर। कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन कैंसर कहलाता है। अब कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजित कैसे होगी और कोशिकाओं का नियंत्रित विभाजन कैसे होगा, मतलब यह है कि ये कोशिकाएं आखिर अनियंत्रित रूप से विभाजित क्यों होगी और कैंसर उत्पन्न क्यों करेगी। तो इसका कारण है कि आपके शरीर में प्रत्येक कोशिका के वृद्धि, विकास और गुणन को नियंत्रित करने वाली एक विशेष प्रकार की प्रोटीन उपस्थित रहती है और उस प्रोटीन का नाम है साइक्लिन प्रोटीन। आपके शरीर में प्रत्येक कोशिका के वृद्धि, विकास और गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन, संख्या बढ़ने की बात को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिका उपस्थित रहती है और एक विशेष प्रकार की प्रोटीन उपस्थित रहती है और उस प्रोटीन का नाम है साइक्लिन प्रोटीन। क्या नाम है बेटा? साइक्लिन प्रोटीन नाम होता है। ये साइक्लिन प्रोटीन प्रत्येक कोशिका में उपस्थित एक विशेष प्रकार के जीन से संश्लेषित होती है। अर्थात आप पहले से ही जानते हैं कि एक प्रोटीन का संश्लेषण एक विशेष प्रकार के डीएनए पर उपस्थित एक विशेष प्रकार की जीन के द्वारा होगा। तो इस प्रोटीन का संश्लेषण यदि प्रॉपर मात्रा में हो रहा है तो आपकी कोशिका का वृद्धि और विकास और गुणन, कितनी कोशिका बनेगी, आकार कितना बड़ा होगा, कितना आकार बड़ा होने के बाद कोशिका का विभाजन करके उससे नई पुत्री कोशिकाएं बनानी होगी, इन सारी बातों का नियंत्रण और नियमन करती है। और इस प्रोटीन का संश्लेषण एक विशेष प्रकार की जीन के द्वारा होता है। उस जीन का नाम है ऑन्कोजीन। क्या नाम है? ऑन्कोजीन। इनको कभी कभी प्रो ऑन्कोजीन भी कहते हैं, प्रो ऑन्कोजीन भी कहते हैं। ये डीएनए पर उपस्थित विशेष प्रकार की जीन है, वो एक विशेष प्रकार की साइक्लिन प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण करते हैं। यही साइक्लिन प्रोटीन आपके कोशिका के वृद्धि, विकास और विभाजन को नियंत्रित और नियमित करती है। अर्थात यदि किसी कारणों से, किसी भी विशेष कारण, वो कारण भौतिक हो सकते हैं, वो कारण रासायनिक हो सकते हैं, वो कारण जैविक हो सकते हैं और वो कारण अनुवांशिक हो सकते हैं, उन विशेष कारणों की वजह से यदि आपकी कोशिका में उपस्थित ऑन्कोजीन में परिवर्तन हो जाए, ऑन्कोजीन खत्म हो जाए, ऑन्कोजीन नष्ट हो जाए, तो इसके द्वारा बनने वाली साइक्लिन प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा और साइक्लिन प्रोटीन नहीं बनेगी तो आपकी कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजन होना शुरू हो जाएगी और इस प्रकार से अनियंत्रित रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं के समूह को ही कैंसर कहते हैं। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल आल्सो कॉल्ड कैंसर। तो यह है कैंसर की सामान्य परिभाषा। और कैंसर उत्पन्न होने का मुख्य कारण बहुत कम लोगों को पता है कि ऑन्कोजीन क्या होते हैं और क्या काम करते हैं और उससे द्वारा बनने वाली प्रोटीन ही किस प्रकार से कोशिका के वृद्धि और विकास का नियंत्रण और नियमन करती है। अब अगला कारक है कि कैंसर को उत्पन्न करते कौन है, आखिर कैंसर किसकी वजह से उत्पन्न होगा। तो वे कारक जो आपकी कोशिका में उपस्थित इस ऑन्कोजीन में परिवर्तन ला दे, अर्थात आपकी साइक्लिन प्रोटीन के संश्लेषण को अवरोधित कर दे, रोक दे,
वे सारे कारक ही आपके कार्सिनोजेनिक फैक्टर या कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक कहलाते हैं। कारक फैक्टर मतलब आप बात कर रहे हैं अब कार्सिनोजेनिक फैक्टर की। अब ये जो कार्सिनोजेनिक फैक्टर है, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक है, वो अपनी प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति के है या रासायनिक प्रकृति के है या जैविक प्रकृति के है या अनुवांशिक गुणधर्म रखने वाले हैं, उसके आधार पर मुख्यतः 3 या 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है वो है फिजिकल फैक्टर अर्थात भौतिक कारक। कैंसर उत्पन्न करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं? अर्थात ऐसी भौतिक किरणें, ऐसे भौतिक साधन, ऐसे भौतिक इंडिकेशन, ऐसे भौतिक उत्प्रेरण जो आपकी कोशिका में उपस्थित ऑन्कोजीन में परिवर्तन कर इस प्रकार से बनने वाली इस साइक्लिन प्रोटीन के संश्लेषण, वृद्धि और विकास को अवरोधित कर दे। तो कोशिका में जो नियंत्रित विभाजन हो रहा था वो विभाजन नियंत्रित न रह करके और अनियंत्रित हो जाए तो आप कैंसर से ग्रसित हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से भौतिक कारक है जिनसे आप बच करके कैंसर उत्पन्न होने से रोका जा सकता है या कैंसर की उत्पत्ति से आप बच सकते हैं? देखिएगा मित्रों, वीडियो बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके जीवन में, क्योंकि आगामी आने वाले दिनों में अपने इस क्षेत्र में अर्थात राजस्थान में कैंसर उत्पन्न या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की उत्पत्ति की बहुत अधिक संभावनाएं क्रिएट हो रही है। और मैं आज का जो आधुनिक युग का किसान है, वो किसान कौन सी रासायनिक उर्वरक या पेस्टिसाइड को उपयोग में ले रहा है जिनके बहुत अधिक कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है। अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री अपने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि किसानों को यूरिया सप्लाई पर रोक लगानी चाहिए, अर्थात यूरिया के उपयोग पर रोक लगानी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट तक लेटर भेजा है। और उसमें लिखा है कि जो किसान है वो केमिकल फर्टिलाइजर अर्थात जो रासायनिक उर्वरक है जैसे यूरिया है, ये फास्फेट है और बहुत सारे ब्रांड के नाम से रासायनिक पदार्थ जिनको आप मृदा में या खेत में डालकर आपकी फसल उत्पादकता को तो बढ़ा रहे, पर आपकी फसल उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ आपको कैंसर बांटा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आज मैं शेयर करने वाला हूं, जुड़े रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। तो रासायनिक भौतिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर के अंदर सबसे पहला है आयनित और अनायनित विकिरणें, जैसे एक्सरे। आप एक्सरे करा रहे हैं बार बार तो भी आपके लिए खतरनाक है, आपकी किसी कोशिका में कैंसर उत्पन्न कर सकता है एक्सरे। अगला गामा रे, अगला अल्फा रे, अगला बीटा रे, ये जितनी भी किरणें हैं अनायनित किरणें होती है। और अगला है अल्ट्रावायलेट रे यानी सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणें आपकी त्वचा पर गिर के, अर्थात सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो ओजोन परत से होकर के आती है और ओजोन परत उन पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव को खत्म कर देती है। यदि ओजोन परत नहीं रहेगी, ओजोन परत में छेद हो जाएंगे तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें आपकी त्वचा या आपकी आइरिस यानी आंखों की जो आपकी पीछे का जो न्यूरल पार्ट है उसमें कैंसर उत्पन्न करने की संभावनाएं बढ़ा देती, आइरिस को पार करके, और जो न्यूरोमेथियल सेल है उनके अंदर कैंसर उत्पन्न करने की संभावना को बढ़ा देती है। तो आप कह सकते हैं एक्स रे, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे, यूवी रे, ये सारी अनायनित किरणें हैं जिनमें कोई आयनिक प्रभाव नहीं रहता है। ये सब की सब आपके कैंसर उत्पन्न करने की गुणधर्म रखती है। साथ ही साथ कुछ आयनिक किरणें भी जो भौतिक किरणें हैं और वो आपके शरीर में कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी उत्पन्न करने के गुणधर्म रखती है। साथ ही साथ कश्मीर या जो ठंडे प्रदेश है वहां पर कश्मीरी अंगारी जलाई जाती है, अंगीठी होती है और उस अंगीठी में विशेष प्रकार की विकिरणें निकलती है जो आयनिक किरणें होती है, वो भी स्किन कैंसर को उत्पन्न करने की संभावनाएं बढ़ाती है। अब दूसरा कारक है वो है रासायनिक कारक या केमिकल फैक्टर। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो आपके शरीर में प्रयोग होने पर कैंसर उत्पन्न करने की संभावनाएं बढ़ा देते हैं। अर्थात सरकार उन पदार्थों के उपयोग पर रोक भी लगा रही है, फिर भी चोरी चुपे से या अपन एक प्रत्यक्ष दिखने वाले फायदे को देखकर और उन रासायनिक पदार्थों का बहुतायत से उपयोग कर मानव जीवन में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर रहे हैं। और वो रासायनिक पदार्थ है सबसे पहला और सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग में होने वाला है निकोटीन। निकोटीन तंबाकू में रहता है, सिगरेट में रहता है,
जर्दे में रहता है, मिराज में रहता है, खैनी में रहता है। जितनी भी आप ये निकोटीन, टोबैकम निकोटीनम पादप से प्राप्त होने वाली जो पत्तियां हैं उनसे प्राप्त होते हैं। आप हुक्का भरो, चिलम पियो, जितने भी पदार्थ हैं उनमें निकोटीन होता है, और वो निकोटीन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, मूत्र, गुटखा, तंबाकू, इन सारी चीजों में निकोटीन रहता है और वो कार्सिनोजेनिक रासायनिक पदार्थ है। दूसरा है जितने भी पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कार्सिनोजेनिक होते हैं। अगला पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। अगला मस्टर्ड गैस कार्सिनोजेनिक होती है, अर्थात कैंसर उत्पन्न करती है। साथ ही साथ आप जो आपके खेत में पेस्टिसाइड के रूप में, अर्थात कीटनाशक के रूप में, अर्थात जीरे में चिरमा नहीं लगे, जीरे में कीट नहीं लगे, जीरे में लट नहीं लगे, रायड़े में लट नहीं लगे, इसके लिए आप एक विशेष प्रकार के इकतारा नामक रासायनिक पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। वो अत्यधिक कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, कार्सिनोजेनिक गुणधर्म रखता है। डीडीटी जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है वो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखती है। साथ ही साथ बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन दर्शाती है, जिसमें शीर्ष उपभोक्ताओं के शरीर में इनकी सांद्रता बढ़ने से जो पक्षी वर्ग के जीव है उनके अंडों में कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं बढ़ने देती है, अर्थात अत्यंत घातक रासायनिक पदार्थ है वो। साथ ही साथ आप भारी धातुएं देख लो, भारी धातुओं में कैडमियम देख लो, मरकरी, पारा देख लो, ये लंग कैंसर और लीवर कैंसर उत्पन्न करती है। और अगला एस्बेस्टस फेफड़ों के कैंसर उत्पन्न करते हैं। और आपके बहुत सारे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो सिंथेसिस जो नेचुरल रूप से आते हैं वो नहीं करते, जो संश्लेषित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन लेते हैं, जिसमें पुरुषत्व गुण तो बढ़ता है, साथ ही साथ कैंसर उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो यह है आपके कैंसर उत्पन्न करने वाले मुख्य रासायनिक पदार्थ। अगला है बायोलॉजिकल फैक्टर। कुछ ऐसे जैविक कारक भी होते हैं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, कुछ ऐसे सजीव भी हैं जो आपके शरीर में प्रवेश करके कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। और उन सजीवों में आपके ऑन्कोजीन को उत्परिवर्तित करने की क्षमता पाई जाती है, और उस ऑन्कोजीन को उत्परिवर्तित करने की क्षमता के कारण आपके शरीर में, आपकी कोशिकाओं में बनने वाली साइक्लिन प्रोटीन के संश्लेषण को अवरोधित कर देते हैं, जिससे कैंसर उत्पन्न होने की संभावना क्रिएट होती है या उत्पन्न हो सकती है। और वो है आपका एक तो हेपेटाइटिस बी वायरस, और अगला हर्पिस वायरस, हर्पिस जोस्टर वायरस जो होता है वो कैंसर उत्पन्न कर सकता है। और दूसरा ऑन्कोजीन, अर्थात कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस में भी प्रो ऑन्कोजीन उपस्थित रहती है, जो उस आपके शरीर में उपस्थित डीएनए की ऑन्कोजीन से मिलकर के और साइक्लिन प्रोटीन की संश्लेषण को अवरोधित या डिस्टर्ब करती है। कुछ अनुवांशिक कारक भी हो सकते हैं, अर्थात कुछ व्यक्तियों में ऐसी अनुवांशिक हेरिडिटी भी देखने को मिलती है जिसमें उनके पैतृकों से उनमें एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कार्सिनोजेनिक गुणधर्म जो है वो स्थानांतरित होते हैं। अब मैं आपको इस रोग की घातकता के बारे में बता दूं, अर्थात इस रोग से उत्पन्न होने वाले जो लक्षण हैं उनको अपन देखते हैं। लक्षण से पहले आप देखिएगा, जो कैंसर के ट्यूमर उत्पन्न हो रहे हैं, जो कैंसर का अर्बुद उत्पन्न हो रहा है, अर्बुद जो उत्पन्न हो रहा है, अर्बुद मतलब गांठ, गांठ मतलब ट्यूमर, ट्यूमर मतलब कोशिकाओं का समूह जो अनियंत्रित रूप से विभाजित हो रही है, वो कोशिकाओं का समूह जो उत्पन्न हो रहा है, उस कोशिकाओं के समूह की घातकता, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, अर्थात टॉपिक को एग्जाम के व्यू में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंस है टॉपिक। साथ ही साथ जो ये वीडियो देखकर आप अपने खुद को कैंसर से कैसे बचा सकते हैं, आपके शरीर में क्या असमानताएं, विषमताएं उत्पन्न होगी जिससे आपको कैंसर जैसे गुणधर्म लगे, और आप पहले से ही जागरूक होकर इसका उपचार करवा के आप अपने अमूल्य जीवन को बचा सकते हैं। तो मैं बता दूं कि जो कैंसर उत्पन्न हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कैंसर में अनियंत्रित कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित करती हुई एक समूह का निर्माण करती, सेलमोस का निर्माण करती, जो एक ट्यूमर के रूप में उत्पन्न होता है। अब कैंसर में गांठ सब जगह उत्पन्न हो कोई जरूरी नहीं, पर कैंसर में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से सब जगह विभाजित होगी, यह 100% जरूरी है। अब कैंसर ग्रसित जो कोशिका है उनके केंद्रक का जो आप हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच करेंगे उसकी, तो वो अलग प्रकार का मिलेगा, अर्थात केंद्रक में केंद्रक की संरचना, केंद्रक के अंदर
जो केंद्रक द्रव्य है उसकी मात्रा, कोशिका द्रव्य की मात्रा अन्य कोशिकाओं से भिन्न मिलती है। तभी तो आप बायोप्सी जैसे परीक्षण में हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच करके कैंसर का निदान या परीक्षण करते हैं कि इस व्यक्ति में यह कैंसर जनित कोशिका है। अब देखिएगा, जो कैंसर उत्पन्न हो रही है वो कोशिका में जो ट्यूमर बनती है, यदि कभी कैंसर से ट्यूमर बन रही है तो वो ट्यूमर अपनी घातकता, अपनी डेंजरनेस, अपनी कितनी खतरनाक है, वो मारक क्षमता कितनी रखती है, उसके आधार पर कैंसर ट्यूमर दो प्रकार की होती है। पहली है बिनाइन ट्यूमर, अर्थात ये सदूम होती है, और दूसरी है मैलिग्नेंट ट्यूमर, अर्थात ये दुर्दम होती है। दुर्दम मतलब घातक, घातक मतलब मारक क्षमता रखती है, और ये सदूम मतलब बिल्कुल घातक नहीं है, अर्थात इसकी मारक क्षमता नहीं है। मारक क्षमता नहीं है मतलब इन दोनों में कुछ न कुछ अंतर है। तो इन दोनों का डिफरेंशियल डायग्राम यदि अपन डिफरेंशियल स्टडी करें तो ये बिनाइन ट्यूमर है और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट का मतलब है कि इसमें मैलिग्नेंसी का मतलब इसकी घातकता होती है, अर्थात जिस व्यक्ति में ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है और उसका प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज तक यदि ट्रीटमेंट नहीं होता है तो फिर वो पूरे शरीर में घातक रूप से फैल करके और मृत्यु तक व्यक्ति को ले जाता है, अर्थात मौत के आगोश में ठूस देता है। तो अब देखिएगा, जो पहला जो अंतर है वो जो बिनाइन ट्यूमर होती है, सदूम ट्यूमर जो घातक नहीं आती, वो एक विशेष प्रकार के कैप्सूल में, एक विशेष प्रकार के संपुट में बंधी हुई रहती है या पैक रहती है, अर्थात उसकी कोशिकाएं जिस पर जहां पर कैंसर होगा वहां से दूसरे स्थान तक पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। पहला, इधर जो गांठ की कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं कोई विशेष प्रकार के कैप्सूल या संपुट में बंधी हुई नहीं होती, घिरी हुई नहीं होती है, और वो कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से विभाजन और वृद्धि कर रही होती है और वहां से अपने मूल स्थान से रक्त के साथ मिलकर के किसी दूसरे स्थान तक भी ये जा सकती है, इसलिए इसको मैलिग्नेंट कहते हैं और इसको सदूम या अघातक ट्यूमर कहते हैं। पहला अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि ये बहुत धीरे धीरे फैलती है, धीरे धीरे बढ़ती है, और इसकी जो गांठ है वो तीव्रता से बढ़ती है। गांठ जो है वो तीव्रता से बढ़ती है। अगला जो इसका अंतर है वो ये है कि इसमें मेटास्टेसिस नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तीसरा जो अंतर है वो है कि इसमें अनुपस्थित रहता है और इसमें मेटास्टेसिस पाया जाता है। मेटास्टेसिस प्रेजेंट या उपस्थित रहता है। अब ये मेटास्टेसिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि कैंसर की गांठ में से कुछ कोशिकाएं अलग होकर के रक्त के साथ मिलकर के और रक्त के साथ किसी दूसरे स्थान पर जाकर वहां नई कैंसर की गांठ उत्पन्न कर दे, तो इस क्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। और मेटास्टेसिस की क्रिया, मेटास्टेसिस का जो गुणधर्म है वो केवल और केवल मैलिग्नेंट ट्यूमर में ही पाया जाता है, अर्थात इस दुर्दम ट्यूमर में ही पाया जाता है। सद्युम ट्यूमर में मेटास्टेसिस की क्रिया नहीं होती, अर्थात ये घातक नहीं है और ये घातक है। माना कि यहां पर आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है, घातक वाली ट्यूमर होती है, तो यहाँ की कोशिकाएं रक्त में मिलकर के हार्ट तक चली जाएगी, ब्रेन तक चली जाएगी, लीवर में चली जाएगी, स्टमक में चली जाएगी, आरनाल में चली जाएगी, सब जगह जाकर के छोटी छोटी गांठें उत्पन्न कर देती और व्यक्ति की शीघ्र मौत करवा देती। किंतु जो बिनाइन ट्यूमर है, ये ट्यूमर जहां उत्पन्न होगी वहीं पर एक कैप्सूल से घिरी हुई पड़ी रहेगी। अब अगला अंतर क्या है कि इसको शल्य क्रिया द्वारा बाहर निकालकर इसको उपचारित किया जा सकता है। शल्य क्रिया द्वारा बाहर निकालकर इसका आसानी से उपचार किया जा सकता है, किंतु इसको शल्य क्रिया से आप बाहर निकालोगे तो भी इसका सफल उपचार संभव नहीं है, क्योंकि कोशिकाएं गांठ में बंधी हुई नहीं है। कोशिकाएं, अब कौन सी कोशिका में कैंसर है, शल्य क्रिया जब डॉक्टर करके बाहर निकाल रहा होता है कैंसर की ट्यूमर को, गांठ को, तब कितनी कोशिकाओं को बाहर लें, कितनी शेष रखें, इसका डिटर्मिनेशन, इसका निर्धारण वो शल्य क्रिया के समय नहीं कर पाता है। इसलिए कुछ कैंसर जनित कोशिकाएं शेष रह जाती और वो कोशिकाएं वापस, एक कोशिका शेष रहेगी तो भी वो वापस बढ़ करके और वैसी गांठ बना लेगी, या यूं कहें कि वो गांठ यहां से दूसरी रक्त के साथ मिलकर के दूसरी जगह शरीर के किसी दूसरे भाग में पहुंच करके और
ये गांठ उत्पन्न कर सकती है। अब अगला अंतर क्या रहता है कि ये कम घातक होता है और ये अधिक घातक होता है, अर्थात इसकी मरने की संभावना यदि सेकंड स्टेज को पार कर देता है तो फिर मोर्टेलिटी रेट लगभग 95% से एबो रहती है, पेशेंट को शीघ्र मौत के आगोश में घुसेड़ देती है। तो ये था आपकी कैंसर ट्यूमर जो है उसकी घातकता के आधार पर दो प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में भी और सामान्य जीवन में भी। अब अगला पॉइंट आप देख रहे हैं टाइप ऑफ कार्सिनोमा, कैंसर के प्रकार। अब शरीर के विभिन्न भागों में कैंसर हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के उत्तकों में कैंसर हो रहे हैं, तो वो अपनी उत्तकीय प्रकृति के आधार पर जो कैंसर है वो निम्न, ये मैंने कुछ प्रकार बताए, इनके अलावा भी कई सारे प्रकार है। तो मेन जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। अब ब्लड कैंसर का मतलब क्या है कि रक्त का कैंसर है। अब रक्त का कैंसर क्या है कि रक्त में उपस्थित विशिष्ट प्रकार की कोशिका, कौन सी कोशिका? WBC, अपनी संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ाने लग जाती है। बोन मेरो में इतना एक्टिवेशन आता है कि वो WBC को पूरे दिन बढ़ाता है। WBC की संख्या होनी तो चाहिए हजारों में और चली जाती लाखों में। सामान्य WBC की जो संख्या है 5 से 11 हजार प्रति क्यूबिक mm होती है, पर जिसमें ल्यूकेमिया हो रखा होता है उसकी WBC की संख्या लाखों में चली जाती है और ये WBC शरीर रक्त में इतनी बढ़ती है कि रक्त की अन्य कोशिकाएं RBC को, प्लेटलेट को खाना शुरू कर देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात व्यक्ति है वो रक्त कैंसर के द्वारा खत्म हो जाता है। तो WBC की संख्या का अनियंत्रित रूप से बढ़ना ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहलाता है। अगला है मायोमा। मायोमा क्या है? मस्कुलर टिश्यू, मसल्स, पेशियों तक का जो कैंसर है उसको मायोमा कहते हैं। अगला है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक का जो कैंसर है। मायोमा है मस्कुलर टिश्यू का कैंसर। कार्सिनोमा क्या है? एपिथेलियल, उपकला ऊतक। ये विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काम की बात कर रहा हूं। एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। एडिनोमा जो एंडोक्राइन टिश्यू है, शरीर का जो अंतःस्रावी ऊतक है उसका यदि कैंसर हो जाता है, उसमें कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है, तो एंडोक्राइन टिश्यू या अंतःस्रावी ऊतक में यदि कैंसर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एडिनोमा कहते हैं। अगला है लिम्फोमा, लिम्फोइड टिश्यू। लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे कि लिम्फ क्या होता है, तो जो लिम्फोइड टिश्यू है उस लिम्फोइड टिश्यू में यदि कैंसर हो जाता है तो उसको लिम्फोमा कहते हैं। अब है गैलियोमा, यदि न्यूरोगैलियल सेल जो CNS में उपस्थित रहती है, न्यूरोगैलियल सेल जो कहां उपस्थित रहती है? CNS में उपस्थित रहती है, वहां यदि कैंसर हो जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं? गैलियोमा कहते हैं। तो ये विभिन्न शरीर के विभिन्न ऊतकों में उत्पन्न होने वाले कैंसर के उनकी प्रवृत्ति के आधार पर नाम है। अगला है कैंसर के लक्षण। यदि किसी व्यक्ति में निम्नलिखित कारकों के संपर्क में आ जाए और यन प्रकरण कैंसर उत्पन्न भी हो जाता है तो उसके शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बात सभी वीडियो देखने वाले और सुनने वाले सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंस वाली बात है। तो सबसे पहला लक्षण है कि शरीर के किसी स्थान पर उपस्थित तिल, मस्सा या गांठ में अनियंत्रित रूप से विभाजन होता हुआ वो अधिक मात्रा में वृद्धि करने लगेगा। अब मस्सा है, तिल है, ये भी क्या है? कैंसर है, अनियंत्रित कोशिका का विभाजन है। अब ये शरीर के बाहर है, इसलिए ये आप यूं कह सकते हैं बिनाइन है, घातक नहीं है, पर इसमें कभी भी घातकता उत्पन्न हो सकती है और वो इंटरनल ब्लड सप्लाई से, उनकी आंतरिक रक्त सप्लाई तो जुड़ी हुई है, वो कभी भी घातकता ले सकते हैं। तो इस अवस्था में यदि आ जाए और वो तिल है, मस्सा है, गांठ है, ट्यूमर है या अर्बुद है, वो अनियंत्रित रूप से वृद्धि और विभाजन करे तो आपको फटाक से हॉस्पिटल जाके उसकी जांच करा लेनी चाहिए कि ये कहीं मुझे जो गांठ या ट्यूमर या जो मस्सा या तिल है वो मेरा कैंसर तो नहीं है। अगली इसकी लक्षण ये है कि पाचन तंत्र में बार बार गड़बड़ी होती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका, पेशेंट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ने लगता है और रक्त मिश्रित लैट्रिन या जो मल आता है उसमें रक्त का मिश्रण हो सकता है या पेशाब के साथ रक्त का मिश्रण आ सकता है जिसको यूरेमिया कहते हैं। साथ ही साथ गले या मुख मार्ग में कोई गांठ उत्पन्न हो रही है। गले का कैंसर भारत में अधिक पाया जाता है पुरुषों के अंदर, पुरुषों में गले का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर अधिक देखने को मिलता है। या पेशाब के मार्ग में कहीं रुकावट आ रही है या
गले में कहीं घाव उत्पन्न हो रहा है, मुख में गालों में कहीं घाव उत्पन्न हो रहा है, विशेष रूप से टोबैको सेवन करने वाले लोगों के मुख में कहीं घाव हो रहा है, तो उनको कैंसर उत्पन्न या कैंसर जैसी प्रॉपर्टी मिल सकती है या कैंसर हो सकता है वो घाव। भूख में कमी हो रही है, कमजोरी हो रही है, या फिर भार में कमी आ रही है और अपना सामान्य जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को जाकर के और जो कैंसर अभिज्ञान के परीक्षण है वो करा लेने चाहिए। अगला है कैंसर अभिज्ञान, कैंसर का निदान। यदि किसी को कैंसर होने की संभावना क्रिएट हो गई है कि इस व्यक्ति के हो सकता है कि कैंसर है, तो उसका कौन कौन से परीक्षणों के द्वारा निदान किया जा सकता है या अभिज्ञान किया जा सकता है या डायग्नोसिस किया जा सकता है, किसका किसका भाई, कैंसर है या नहीं है, इस बात का डायग्नोसिस किया जा सके। तो सबसे पहली जांच है वो है बायोप्सी, बहुत इंपॉर्टेंट जांच है बायोप्सी है। वो कैंसर ग्रसित भाग या कैंसर सस्पेक्टेड जो पार्ट है शरीर का, गांठ है, ट्यूमर है, तिल है, मस्सा है या शरीर के आंतरिक अंतरांगों में कहीं पर है, उस भाग को काट करके शल्य क्रिया के द्वारा, बाहरी है तो सीधा काट कर ले लेते हैं छोटा सा पार्ट, या आंतरिक लिक्विड अवस्था में कहीं लग रहा है तो उसको फ्लूइड इंजेक्टेबल में भर के ले लेते हैं, या कहीं ऐसी जगह पे है जहां से सीधा नहीं लिया जा सकता है तो एनेस्थीसिया यानी सुन्न करने की दवाई दे करके और फिर लिया जा सकता है। ऐसी चीजों को लेकर के और उसका प्रयोगशाला के अंदर उस उत्तक का, उस टिश्यू का, उस फ्लूइड का परीक्षण किया जाता है और ये एक विशेष प्रकार का हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है। कैसी स्टडी है? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है, जिसमें कोशिका के केंद्रक और कोशिका ध्रुव में उपस्थित विभिन्न अंग या कोशिका अंगों की आकृति और उसकी आकारिकी और इसकी कार्यकी का अध्ययन कर ये पता लगाया जाता है कि इसमें कहीं कैंसर तो नहीं है। ये पहला है बायोप्सी। दूसरा है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, जिसमें विभिन्न प्रकार के अभिज्ञान के आंतरिक परीक्षण हैं, जिसमें आप एक्सरे के द्वारा कर सकते हैं, आप सीटी स्कैन के द्वारा कर सकते हैं, आप एमआरआई के द्वारा कर सकते हैं। ये कैंसर का हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करने वाले ग्राफिकल जो मेथड है वो है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के ग्राफिकल मेथड, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई। सीटी स्कैन में कंप्यूटर टोमोग्राफी द्वारा विशेष प्रकार की जर्कॉन द्वारा उत्पन्न करने वाली रेडिएशन भेजी जाती है, जिसमें कंप्यूटर के द्वारा अध्ययन किया जाता है कि कोशिकाओं की आंतरिक संरचना कैसी है। और एमआरआई में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज यानी चुंबकीय अनुनाद के द्वारा आंतरिक उत्तक जो कैंसर ग्रसित भाग है या सस्पेक्टेड पार्ट है उसकी फोटो लिए जाते हैं, इमेज ली जाती है, जिसकी स्टडी करके अपन ही देख सकते हैं कि कहीं उसमें कैंसर तो नहीं है। अगला ब्लड टेस्ट, यदि ब्लड कैंसर हो रखा है तो आप उसकी सीबीसी कीजिएगा और सीबीसी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी उनकी संख्या बढ़ी हुई आएगी। अब जेनेटिक डायग्नोसिस भी किया जा सकता है, विशेष प्रकार की जीन की संरचना को देख करके भी आप कैंसर के अभिज्ञान का पता लगा सकते हैं। तो ये थी कैंसर अभिज्ञान। अगला पॉइंट है अपना ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का उपचार। अब कैंसर हो भी गया है और जांच में पॉजिटिव हो गया कि आपको कैंसर हो गया, तो उस व्यक्ति को क्या करवाना चाहिए? देखो, डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यदि ऐसी, प्रकृति ने ऐसी चीज उत्पन्न कर दी है तो अब उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसका सामना करो डट के, और सामना करके और मेडिकल फील्ड में जाइएगा, मतलब किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज लेवल के हॉस्पिटल में जाइएगा और वहां कैंसर के उपचार की कुछ विधियां जो कारगर भी है, और 100% कारगर तो नहीं कह सकते, 100% कारगर होती तो अपन डरते भी नहीं, फिर तो अपन धड़ल्ले से स्मोक करते या ये जो कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक है इनका मजे से अधिक मात्रा में उपयोग भी करते। पर आपको मैं बता दूं 100% क्यूरेबल तो नहीं है। किसमें? मैलिग्नेंट में, अर्थात जो दुर्दम अर्बुद हो रहा है, घातक अर्बुद उत्पन्न हो रहा है, उसका 100% उपचार नहीं है। बाकी जो मैलिग्नेंटी नहीं है, अर्थात बिनाइन ट्यूमर है, सदुम ट्यूमर है, तो उसको आप सर्जरी के द्वारा पूर्णतः सफल उपचार कर सकते हैं। जो भी कैप्सुलेटेड ट्यूमर है उसको सर्जरी किया, इंसिजन लगाया, बाहर निकाली, स्टेज लिया और काम कंप्लीट। पर यदि ट्यूमर मैलिग्नेंट है, मतलब घातक वाला कैंसर है, जो आगे फैलने वाला कैंसर है, तो उसको प्रारंभिक स्टेज में पता लग जाए और जिस अंग में है उस अंग को काट के बाहर फेंक दे, तो फिर उसका उपचार संभव है। फिर सर्जरी के बाद जो शेष भाग रहा है उस भाग पर आप रेडिएशन डालते हैं, विशेष प्रकार की विकिरण डालते हैं। उस विकिरण में अनायनित किरणें, एक्सरे और गामा रे और यूवी रे को डालते हैं। ये किरणें क्या करती है? शरीर में कुछ साइड इफेक्ट तो उत्पन्न करती है, कुछ अनुषंगी प्रभाव तो उत्पन्न करती है, साथ ही साथ जिन कोशिकाओं में कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है उन कोशिकाओं में इन किरणों को अवशोषित करने की अधिक प्रॉपर्टी या अधिक गुणधर्म पाए जाते हैं, जिससे वो
कोशिका इन किरणों को अधिक मात्रा में अवशोषित करके खत्म हो जाती है और कैंसर का पूर्ण रूप से नाश या खत्म किया जा सकता है। अगला है कीमोथेरेपी, जिसको रसायन चिकित्सा भी कहते हैं, इसको विकिरण चिकित्सा कहते हैं, इसको यह है कीमोथेरेपी, जिसमें विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ विशिष्ट प्रकार की मेडिसिन को उपयोग में लेते हैं और कीमोथेरेपी के रूप में विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, जो मेडिसिन काम आती है उनके नाम बता रहा हूं, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, एमिनोप्यूरिन और 6 एमिनोप्यूरिन और मर्केप्टोप्यूरिन, ये 4 मेडिसिन कीमोथेरेपी के रूप में विशिष्ट रूप से काम आती है। अब जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी शरीर में होती है तो उसके साइड इफेक्ट तो आएंगे। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट बालों का गिर जाना, बाल गिर जाते हैं, नोजिया, वोमिटिंग अर्थात जी मिचलाना और उल्टियां होना, शरीर में यूं पिगमेंटेशन हो जाता है, शरीर बिल्कुल यूं काला काला सा व्यक्ति कुरूप लगने लग जाता है। साथ ही साथ शरीर में उपस्थित जो अंतरांग है, शरीर के जो जननांग है, उनमें उपस्थित कोशिका हैं, उन पर भी हानिकारक प्रभाव तो जाते हैं, साइड इफेक्ट तो होते हैं, पर व्यक्ति की कम से कम जान तो बचे। तो ये जो तीनों विधियां हैं, ये तीनों विधियां उनको एक साथ में यूज में लिया जाता है और सर्जरी भी कर देते हैं। जिस पार्ट में कैंसर लगता है उस पार्ट को काट के बाहर निकाल दिया। अब जो थोड़ी बहुत पीछे रही है कोशिकाएं, कैंसर की कोशिकाएं पीछे तो रही है, सीधी सी बात है, तो उसमें क्या डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं। रेडियोथेरेपी देने के बाद उनको विशेष प्रकार की मेडिसिन के वो ड्रिपें लगती है, जिसमें विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, 6 एमिनोप्यूरिन और मर्केप्टोप्यूरिन नामक रासायनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं, जो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी या कैंसर गुणधर्म रखने वाली कोशिकाओं को खत्म करने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ शरीर में कुछ विशिष्ट प्रकार की विषमता या साइड इफेक्ट तो उत्पन्न करते ही करते हैं। अगला है इम्यूनोथेरेपी, शरीर की इम्यूनिटी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर विशेष प्रकार के गामा इंटरफेरॉन नामक रासायनिक पदार्थ खोजे गए हैं। गामा इंटरफेरॉन, आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इंटरफेरॉन वायरल संक्रमित कोशिकाओं से स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ जो निकटवर्ती कोशिकाओं में वायरस संक्रमण का प्रतिरोध, वायरस संक्रमण का प्रतिरोध या विरोध करते हो, क्या कहलाते हैं, इंटरफेरॉन कहलाते हैं। लिंडमान और आइजैक ने खोजे थे, 1957 में खोजे थे। ये सारी बातें लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं, पर आपको मैं बता दूं कि जो गामा इंटरफेरॉन है वो एक इसे ऐसा विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी या कैंसर कारक कोशिकाओं की कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी को खत्म करने में सहायक है। अब वर्तमान के समय में एक बड़ी अपेक्षा के साथ एक नई थेरेपी आई है और वो है नैनो टेक्नोलॉजी। एक विशेष प्रकार की नई टेक्निक आई है जिसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें डेंड्रीमर्स नाम के नैनो मॉलिक्यूल्स खोजे गए, डेंड्रीमर्स नाम के नैनो मॉलिक्यूल्स खोजे गए हैं जो कैंसर के उपचार में बड़ी अपेक्षाओं को लेके आने वाले हैं। ये अभी भविष्य की गर्त में है और ये वीडियो सुनने वाले जो लोग हैं या जो स्टूडेंट है मेरे, उनसे मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि आप इसमें अपने जीवन में इतनी बढ़िया स्टडी करो और जो रिसर्च का क्षेत्र है, जो अनुसंधान का क्षेत्र है, उसमें आगे बढ़ करके अनुसंधान कर लोगों को राहत दिलाएं और नोबेल पुरस्कार भी पाएं। आप सबसे मेरी ऐसी ही अपेक्षा है।